कन्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन या कोरिलेशन को स्टडी करने के तरीके क्या क्या। कोरिलेशन को दो तरीके से स्टडी किया जा सकता है, एक है ग्राफिक मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। जैसा नाम से पता चलता है, ग्राफिक मेथड में हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए कोरिलेशन पता लगाते हैं और एल्जेब्रिक मेथड में हम कैलकुलेशंस करते हैं। ग्राफिक मेथड दो तरह का होता है, स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ, जबकि एल्जेब्रिक मेथड तीन तरीके का होता है। इसमें कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आता है और कनकरेंट डेविएशन आता है। आज के इस वीडियो में हम अपना फोकस ग्राफिक मेथड पर रखेंगे, यानी कि हम स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ को ही डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्कैटर डायग्राम के डिटेल्स में जाने से पहले आइए स्लोप्स को स्टडी करते हैं। ये एक ग्राफ है, इसमें आपको एक स्लोप दिखाई दे रहा है रेड कलर की लाइन से जो डिपिक्ट किया गया है। इस स्लोप पर आप देखेंगे कि दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। पॉइंट ए पर x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 15। ऐसे ही पॉइंट बी पर x की वैल्यू है 30 और y की वैल्यू है 25। इस स्लोप पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू जब बढ़ती है, यानी कि x की वैल्यू पॉइंट ए पर 20 से बढ़ करके पॉइंट बी पर जब 30 होती है, तो y की वैल्यू भी बढ़ करके पॉइंट ए से 15 से होकर के और पॉइंट बी पर 25 हो जाती है। यानी कि ऐसा स्लोप अगर है जिसमें कि लेफ्ट बॉटम से शुरुआत होती है और राइट टॉप तक जाता है, लेफ्ट साइड नीचे से शुरुआत होकर के ग्राफ पर और राइट साइड ऊपर तक अगर स्लोप जाए, तो हम उसमें कह सकते हैं कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ रही है। आपने देखा होगा पॉइंट ए पर x की वैल्यू 20 थी, पॉइंट बी पर 30 हुई, यानी x की वैल्यू बढ़ी। तो इस स्लोप पर जब हम आगे बढ़े तो पॉइंट बी पर y की वैल्यू 25 हो गई, जो कि पॉइंट ए पर पहले 15 थी। अगर x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़े तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अगर स्कैटर डायग्राम में आपको ऐसा कोई ग्राफ दिखाई दे जो कि लेफ्ट बॉटम से शुरू होकर के राइट टॉप तक जाए, तो आप मान लीजिए कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है। अब आप दूसरे स्लोप को देखिए। इस स्लोप में आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि लेफ्ट टॉप से शुरू होकर के राइट बॉटम तक आ रही है। लेफ्ट साइड ऊपर से शुरू होकर के राइट साइड नीचे तक आ रही है ये रेड लाइन। इस पर भी दो पॉइंट्स हमने बनाए हैं। पॉइंट ए पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू 22 है, 22 है। ऐसे ही पॉइंट बी पर x की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू 12 है। अब आप देखिए कि x की वैल्यू बड़ी है, 15 से हो गई 25 और y की वैल्यू 22 से हो गई 12। यानी कि इस स्लोप पर अगर हम चलें, आगे बढ़ें, तो x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही है। ऐसा अगर आपको स्कैटर डायग्राम दिखाई दे तो आप मान लीजिए कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी कि ऐसा स्लोप जो लेफ्ट में ऊपर से शुरू होकर के राइट में नीचे तक आता हो, वो नेगेटिव कोरिलेशन को डिपिक्ट करेगा, प्रदर्शित करेगा। आइए अब स्कैटर डायग्राम को समझते हैं। स्कैटर का मतलब होता है बिखराव, फैलाव या स्प्रेड। अब आपको ग्राफ पर एक रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। इस रेड लाइन पर हमने x और y वेरिएबल को प्लॉट कर दिया। अब आप देखेंगे कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर फॉल करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स एक्स वाई के रेड लाइन पर फॉल करते हैं। यानी कि ये परफेक्ट कोरिलेशन का केस है। यहाँ पर स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स इज मिनिमम, तो हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट कोरिलेशन का केस है। अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप लेफ्ट बॉटम से शुरू होकर के राइट टॉप तक जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो हमने देखा कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर फॉल करते थे और स्लोप लेफ्ट साइड नीचे से शुरू होकर के राइट साइड ऊपर तक जा रहा है। यानी कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का केस है। पॉइंट्स एक लाइन पर फॉल करते हैं इसलिए परफेक्ट कोरिलेशन है, और स्लोप लेफ्ट बॉटम से शुरू होकर के राइट टॉप तक जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन का केस है। अब आप इस ग्राफ को देखिए। रेड लाइन आपको दिखाई देगी जो लेफ्ट टॉप से शुरू होकर के राइट बॉटम तक जा रही है। सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर फॉल करते हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट कोरिलेशन है। और स्लोप क्योंकि लेफ्ट साइड ऊपर से शुरू होकर के
और राइट साइड नीचे तक जा रहा है, यानी कि x के बढ़ने पर y घट रहा है, इसलिए ये नेगेटिव कोरिलेशन का केस है। अगर स्कैटर डायग्राम बनाने पर आपको ऐसा ग्राफ दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अब आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे। ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पर फॉल नहीं करते, लेकिन स्लोप तो आपको क्लियरली विजिबल है। लेफ्ट बॉटम से शुरू होकर के राइट टॉप तक का स्लोप है। ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पर फॉल नहीं करते, इसका मतलब ये परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप एक इमेजिनरी लाइन इन पॉइंट्स के लोकस से गुजारें, यानी कि एक लाइन इमेजिन करें जो इन पॉइंट्स के बीचों बीच होकर के गुजरती है, तो आप महसूस करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स लाइन के आसपास ही फॉल करते हैं। अगर सारे पॉइंट्स उस इमेजिनरी लाइन के आसपास फॉल करें तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर सारे पॉइंट्स इमेजिनरी लाइन से दूर दूर फॉल करें तो हम कहेंगे वीक कोरिलेशन है। और सारे पॉइंट्स इमेजिनरी लाइन के थोड़ा ना ज़्यादा पास और ना ज़्यादा दूर फॉल करें तो हम कहेंगे मॉडरेट कोरिलेशन है। इस केस में ये सारे पॉइंट्स इमेजिनरी लाइन के बिल्कुल आसपास फॉल करते हैं तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और स्लोप लेफ्ट साइड नीचे से शुरू होकर के राइट साइड ऊपर तक जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर स्कैटर डायग्राम बनाने पर आपको ऐसा ग्राफ दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब आप इस ग्राफ को देखिए। इसमें आपको दिखाई देगा कि पॉइंट्स लेफ्ट साइड टॉप से शुरू होकर के राइट साइड बॉटम तक आ रहे हैं। और अगर इमेजिनरी लाइन इन पॉइंट्स के बीचों बीच हम गुजारें तो हम देखेंगे कि पॉइंट्स का स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि पॉइंट्स इमेजिनरी लाइन के आसपास ही फॉल करते हैं। तो स्प्रेड पॉइंट्स का लेस है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और स्लोप क्योंकि लेफ्ट टॉप से शुरू होकर के राइट बॉटम तक जा रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। स्कैटर डायग्राम बनाने पर यदि आपको ऐसा ग्राफ दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अब आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आपको स्लोप दिखाई देगा कि लेफ्ट साइड बॉटम से शुरू होकर के और राइट साइड टॉप तक जा रहा है। और अगर इन पॉइंट्स के बीचों बीच आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो आप महसूस करेंगे कि पॉइंट्स का स्प्रेड थोड़ा बढ़ गया है पहले के मुकाबले, यानी कि स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स इज मीडियम। स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स मीडियम होने की वजह से हम कहेंगे कि ये मॉडरेट कोरिलेशन का केस है। और स्लोप क्योंकि लेफ्ट साइड नीचे से शुरू होकर के राइट साइड ऊपर तक जा रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन का केस है। अगर आपको स्कैटर डायग्राम बनाने पर कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दे तो आप कहेंगे कि ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को आप देखिए। यहाँ पर स्लोप हमारा लेफ्ट साइड टॉप से शुरू होकर के राइट साइड बॉटम तक जा रहा है। और अगर आप इमेजिनरी लाइन इन पॉइंट्स के बीचों बीच गुजारें तो आप महसूस करेंगे कि पॉइंट्स का स्प्रेड उस मीडियम लाइन के बीचों बीच जो लाइन जा रही है उस लाइन के आसपास मीडियम तौर पर फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं फैला और बहुत कम भी नहीं फैला। तो इस परिस्थिति में आप कहेंगे कि मॉडरेट कोरिलेशन है। और क्योंकि स्लोप लेफ्ट साइड टॉप से शुरू होकर के राइट साइड बॉटम तक जा रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर स्कैटर डायग्राम बनाने पर आपको ऐसा ग्राफ मिले तो आप कहेंगे कि ये मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन का केस है। अब इस ग्राफ को देखिए। अगर इन पॉइंट्स के बीचों बीच हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो आप महसूस करेंगे कि पॉइंट्स का स्प्रेड उस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये वीक कोरिलेशन है। और स्लोप की बात करें तो स्लोप लेफ्ट बॉटम से शुरू होकर के राइट टॉप तक जा रहा है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ऐसा ग्राफ आपको दिखाई दे स्कैटर डायग्राम बनाने पर तो हम कहेंगे कि ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में भी अगर इन पॉइंट्स के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें तो हम महसूस करेंगे कि उस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द इन पॉइंट्स का बिखराव काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये वीक कोरिलेशन का केस है। और स्लोप की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड ऊपर से शुरू होकर के राइट साइड नीचे तक ये स्लोप जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन का केस है। अगर स्कैटर डायग्राम बनाने पर आपको ऐसा ग्राफ मिले तो आप कह सकते हैं कि ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन का केस है। अब इस ग्राफ को आप देखिए।
इस ग्राफ में ना तो कोई स्लोप है ना कोई पैटर्न है। अगर ग्राफ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिले तो हम कह सकते हैं कि ये नो कोरिलेशन का केस है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जहां पर x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ रही होगी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जहां x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही होगी। इसलिए ऐसा ग्राफ मिलने पर आप कहेंगे कि नो कोरिलेशन है। अब इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में एक सर्कुलर पैटर्न है। सर्कुलर पैटर्न की वजह से आप कुछ जगह महसूस करेंगे कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ती भी है, लेकिन दूसरी जगह पर x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घटती है। अगर ऐसा पैटर्न भी आपको स्कैटर डायग्राम बनाने पर मिले तो आप कहेंगे कि नो कोरिलेशन है। अब इस ग्राफ को आप देखिए। इस ग्राफ में अगर आप इन पॉइंट्स के बीचों बीच लाइन गुजारें तो आप महसूस करेंगे कि वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, उस लाइन में कर्व होगा। अगर आपको स्कैटर डायग्राम बनाने पर कुछ इस तरह का ग्राफ मिले तो आप कहेंगे कि ये नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर का ग्राफ है। इसी के साथ स्कैटर डायग्राम का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन ग्राफ की। कोरिलेशन ग्राफ को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक शहर है, उसका एवरेज टेम्परेचर हमने नोट किया हुआ है 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 इन सालों का हमने एवरेज टेम्परेचर नोट कर लिया। वो था 11 में 30 डिग्री सेल्सियस, 12 में 32 डिग्री सेल्सियस, 13 में 28 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने 2011 में जो एवरेज पावर डिमांड थी उस शहर की वो भी नोट कर ली मेगावाट में, जो कि थी 2011 में 380 मेगावाट, 2012 में 415 मेगावाट, 2013 में 371 मेगावाट। ये चीज़ें हमने नोट कर ली। अब जो एवरेज टेम्परेचर है उसको हमने मान लिया वेरिएबल x, और पावर की जो डिमांड है उसको हमने मान लिया वेरिएबल y। अब हम इस वेरिएबल x और वेरिएबल y को एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, x एक्सिस पर हमने ले लिया ईयर 2011, 12, 13, 14, 15, 16, ये हमने ले लिया x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, एवरेज टेम्परेचर भी y एक्सिस पर लिया और एवरेज पावर डिमांड भी हमने y एक्सिस पर ले ली। जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू डॉट्स एवरेज टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, जबकि रेड डॉट्स एवरेज पावर डिमांड को डिपिक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि 2012 में 2011 के मुकाबले 2012 में जब एवरेज टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो आप ऊपर रेड लाइन पर देखेंगे कि पावर की डिमांड भी बढ़ गई है। 2013 में आप देखेंगे जब एवरेज टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो एवरेज पावर डिमांड जो कि रेड लाइन से दिखाई देती है वो भी थोड़ी कम हो गई है। इस प्रकार से जब x वेरिएबल बढ़ रहा है तो y वेरिएबल भी बढ़ रहा है, यानी कि ऐसा अगर आपको कोरिलेशन ग्राफ दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरीके से अब आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ पर हमने ईयर ले ली है x एक्सिस पर और प्राइस और डिमांड ले ली है y एक्सिस पर। हम एक कमोडिटी को स्टडी कर रहे हैं कि एक कमोडिटी की प्राइस क्या थी और उसकी डिमांड क्या थी ईयर वाइज। अब आप देखेंगे कि 2012 में जब प्राइस थोड़ी सी बढ़ी तो प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी कम हो गई। 2013 में प्राइस थोड़ी और बढ़ी तो रेड लाइन पर जो आपको दिखाई देगा डिमांड का कर्व, आप महसूस करेंगे कि डिमांड थोड़ी और कम हो गई। इसी प्रकार से अगर आपको कोरिलेशन ग्राफ बनाने पर ऐसा ग्राफ मिले तो आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।